नमस्कार। डिकोडर में आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपको इतिहास के कुछ ऐसे सर्वोच्च नायक रहे वीरों का गाथा सुनाने का प्रयास करूंगा, जिनका इतिहास हमारे इतिहासकारों ने अपने इतिहास में रखने की कोई जरूरत न समझी, क्योंकि ये वामपंथी इतिहासकार केवल एक पंथ, एक परिवार के गुलाम बनकर इतिहास लिखते रहे। लेकिन अब समय बदल रहा है। समय के साथ धीरे धीरे अनछुए इतिहास की परतें खुल रही हैं। इस तरह के कई नायकों की कहानी है जिनको हम लोगों ने न कभी सुना है, न शायद कभी सुन पाते। आज की कहानी भी एक इसी तरह की वीरगाथा की कहानी है। यह कहानी झांसी से शुरू होती है। 18 जून 1858 को महारानी लक्ष्मीबाई के साथ शुरू होती है। इस दिन ग्वालियर किले से थोड़ी दूरी पर एक जगह है, कोट की सराय, जहां मणिकर्णिका अपने जीवन की आखिरी लड़ाई लड़ रही थी। चूंकि रानी भी लड़ते वक्त काफी बुरी तरह घायल हो गई, वहां जो उनका घोड़ा पवन था वो भी थोड़ा लड़खड़ा रहा था। रानी और उनके कुछ सिपाह सलाहकारों ने उन्हें सहायता देते हुए बोला कि अभी लड़ाई छोड़कर कहीं छिप जाते हैं और फिर कभी आगे हम इस लड़ाई को बढ़ाएंगे। लेकिन वहां से निकलने के लिए जैसे रानी आगे बढ़ती है, एक बड़ा सा नाला आ जाता है। नाले को उनका घोड़ा पवन पार करने में असमर्थ होता है। तभी वहां फिरंगियों के नायक कैप्टन हीरोज और कुछ सिपाहियों को लेकर वहां पहुंच जाता है। लड़ाइयां फिर से शुरू होती हैं। इन लड़ाइयों में रानी को एक गोली लग जाती है। रानी बुरी तरह घायल हो जाती है। तब महारानी के साथियों के साथ रानी साथ के घने जंगल में चली जाती है। घने जंगल में एक मंदिर दिखाई देता है। वहां मंदिर में कुछ सन्यासी लोग रहते हैं और मंदिर जो है श्रद्धानंद स्वामी साहब का होता है। आश्रम के कुछ सन्यासी और स्वामी जी महारानी को पहचान लेते हैं। महारानी को बिठाया जाता है। तब तक बहुत देर हो चुका होता है। महारानी एक आदेश देती है कि मेरा शरीर फिरंगियों के हाथ न लगे और मेरे बेटे दामोदर राव का ख्याल रखा जाए और इसे सुरक्षित किया जाए। तभी रानी अपने गर्दन में जो बेशकीमती मोतियों का माला पहनी थी वो अपने बेटे को पहनाना चाहती हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश महारानी ऐसा करने में असमर्थ होती है। तभी उनका प्राण पखेरु उड़ जाता है। आनन फानन में उनके शरीर का उसी आश्रम में दाह संस्कार किया जाता है। परंतु इतिहास साक्षी है, इतनी छोटी उम्र में महारानी मणिकर्णिका उर्फ महारानी लक्ष्मीबाई ने जो वीरता दिखाई, इतिहास में बहुत कम मिलता है। अब चलते हैं हम झांसी के अंतिम संघर्ष में। महारानी लक्ष्मीबाई के पीठ पर बधा एक उनका बेटा दामोदर राव, जिसका असली नाम आनंद राव है, सबको याद होगा। रानी के चिता जल जाने के बाद उस बेटे का क्या हुआ, कहां गया वो लाल, आज तक किसी भी इतिहासकारों ने उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। वो कोई कहानी का किरदार भर नहीं था। 1857 के विद्रोह की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कहानी को जीने वाला वो राजकुमार था।
जिसने उसी गुलाम भारत में जिंदगी काटी जहां उसे भूल कर या कहिए भुलाकर उसकी मां के नाम से कस्में खाई जा रही थी। अंग्रेजों ने दामोदर राव को कभी झांसी का वारिस माना ही नहीं था। इस कारण से उन्हें किसी भी सरकारी दस्तावेजों में कोई जगह नहीं मिली। ज्यादातर हिंदुस्तानियों ने सुभद्रा कुमारी चौहान के कविता खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी है को ही इतिहास मानकर अपनी इतिश्री करवा ली थी। बात 1959 की है, जब मराठी विद्वान वायन केलकर साहब की मराठी किताब इतिहास साक्ष्य सहेली यानी इतिहास की सैर में दामोदर राव का इकलौता वर्णन मिलता है। हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है। महारानी की मृत्यु के बाद दामोदर राव एक तरह से अभिशप्त जीवन जिए। उनका इस बदहाली का जिम्मेदार केवल फिरंगी ही नहीं, हम सभी हिंदुस्तानी भी हैं। आइए इस कहानी को सुनते हैं। 15 नवंबर 1849 को नेवलकर राज परिवार में आनंद राव उर्फ दामोदर राव का जन्म हुआ था। जन्म के समय ज्योतिष ने जब इनकी कुंडली देखी तो इनके कुंडली में राजयोग था, जो जिंदगी भर उनको यही दुर्भाग्यपूर्ण दिलासा दिलाती रही, जो शायद कभी सच न हुई। 3 साल की उम्र में महाराज ने इन्हें गोद लिया था और गंगाधर राव जी ने जब गोद लिया और गोद लेने की जब औपचारिक स्वीकृति आने से पहले ही गंगाधर राव परलोक सिधार चुके थे। महारानी लक्ष्मीबाई ने कलकत्ता में लॉर्ड डलहौजी को संदेश भेजा कि आनंद राव उर्फ दामोदर राव को, जिसे दामोदर राव ही बोला जाता है, संदेश भेजा कि मुझे दामोदर राव को वारिस मान लिया जाए। मगर ऐसा नहीं हुआ। डलहौजी ने आदेश दिया कि झांसी ब्रिटिश राज में मिला लिया जाएगा और महारानी को 5,000 सालाना पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही महाराज की सारी संपत्ति भी महारानी के पास रहेगी और महारानी झांसी की रानी के बाद संपत्ति का पूरा हक दामोदर राव को होगा, उनके खजाने पर भी होगा और मुझे झांसी का राज नहीं मिलेगा। इसके अलावा अंग्रेजों के खजाने में जो गंगाधर राव जी के 7 लाख रुपए जमा थे, फिरंगियों ने कहा कि जब दामोदर राव बालिग हो जाएंगे तो पैसा उन्हें दे दिया जाएगा। महारानी को ग्वालियर की लड़ाई में शहादत मिली और उनके साथ जो प्रमुख सेवक थे रामचंद्र राव देशमुख, काशीबाई और बाकी 3 लोगों ने दामोदर राव जी को बताया कि उनकी मां महारानी लक्ष्मीबाई ने पूरी लड़ाई में उनको पीठ पर बिठाए रखा, जो शायद दामोदर राव को याद भी नहीं था। लड़ाई खत्म होने के बाद उनके सिर्फ 60 विश्वास पात्र जिंदा बच पाए थे। नन्हे खान, रिसालेदार, गणपत राव, रघुनाथ सिंह और रामचंद्र राव देशमुख ने दामोदर राव की जिम्मेदारी उठाई। 22 घोड़े और 60 ऊंटों के साथ बुंदेलखंड की चंदी की तरफ चल पड़े। उनके पास खाने पकाने और रहने के लिए कुछ नहीं था। किसी भी गांव में उन्हें शरण नहीं मिली। विडंबना देखिए, एक राजकुमार कुछ अपने साथियों के साथ अपने ही राज्य में भटक रहा था, कोई उसे पनाह नहीं देने को तैयार था। मई जून की गर्मी में पेड़ों के तले आसमान के नीचे रात बिताते रहे। शुक्र था कुछ समय जंगलों में कंदमूल फल मिलते थे, जिसे खाकर इन्होंने जीवन यापन किया। कभी भूखे सोने की नौबत नहीं आई। असल में जो कष्ट प्रारंभ होने वाला था वो बरसात में होने वाला था। बारिश शुरू होने के साथ परेशानियां शुरू हुई। घने जंगल में तेज मानसून में रहना असंभव था। इसी तरह से ये अपने रहने के लिए जगह ढूंढने लगे। तभी एक गांव में एक मुखिया तैयार हुआ, खाना देने की बात भी मान ली।
और रघुनाथ राव की सलाह पर उन्हें 10-10 टुकड़ियों में बंटकर रहने लगे। मुखिया ने 1 महीने का राशन और ब्रिटिश सेना को खबर न देने की कीमत 500 रुपये और 9 घोड़े 4 ऊंट तय की। जिस जगह रह रहे थे ये लोग, वो कोई झरने के पास बहुत खूबसूरत सी जगह थी। देखते देखते 2 साल निकल गए। ग्वालियर छोड़ते समय 60,000 रुपये थे, जो अब पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। दामोदर राव जी की तबीयत भी इतनी खराब हो गई कि सबको लगा कि वो नहीं बचेंगे। फिर लोगों ने मुखिया से गिड़गिड़ाया कि किसी वैद्य का इंतजाम करें। वैद्य आया, इलाज हो गया, मगर पैसे नहीं रहने के कारण लोगों ने मुखिया को 200 रुपये दिए और बोले कि हमें हमारे जानवर वापस दे दो। मुखिया नहीं माना और सिर्फ 3 घोड़े वापस किए, और यहां से हम फिर वापस झांसी की ओर चल दिए। हम यानी दामोदर राव की बात हो रही है। ग्वालियर के सिपरी गांव में सभी लोगों को बागी के तौर पर पहचान लिया। वहां 3 दिन उन्होंने बंद रखा। फिर सिपाहियों के साथ झालर पाटन के पॉलिटिकल एजेंट के पास भेज दिया गया। हमारे लोग बोले तो दामोदर राव जी के साथ जो लोग थे, उन्होंने दामोदर राव जी को पैदल नहीं चलने दिया। उनको अपने पीठ पर बिठा के लेके चलते थे। समय की विडंबना देखिए, ज्यादातर लोगों को पागल खाने में डाल दिया गया। फिरंगियों के अत्याचार शुरू हो चुके थे। महारानी के रिसालेदार नन्हे खान ने पॉलिटिकल एजेंट से बात की और बताया। वहां एक अंग्रेज अफसर रहा करते थे, मिस्टर फ्लिंक। मिस्टर फ्लिंक से कहा कि झांसी की रानी साहिबा का बच्चा अभी 9-10 साल का है। रानी साहिबा के बाद उसे जंगली जानवरों की जैसी जिंदगी काटनी पड़ रही है। बच्चे से तो सरकार को कोई नुकसान है नहीं, उसे छोड़ दीजिए, पूरा मुल्क आपको दुआएं देगा। फ्लिंक एक दयालु व्यक्ति था। उसने सरकार से दामोदर राव जी की पैरवी की और वहां से उन्हें अपने विश्वस्तों के साथ इंदौर के कर्नल सर रिचर्ड शेक्सपियर से मिलने को भेज दिया। लेकिन दामोदर राव जी के पास और इनके सलाहकारों के पास पैसे नहीं थे। सफर का खर्च उठाने और खाने का जुगाड़ करने के लिए दामोदर राव जी ने अपनी मां की जो अंतिम निशानी हीरे के हार थे, उसको 2 तोड़े तोड़कर बेचा, जिससे ये लोग रास्ते में खाना खाए और ठहरे। इसके बाद 5 मई 1860 को दामोदर राव को इंदौर में 10,000 सालाना पेंशन अंग्रेजों ने बांध दी। उन्हें सिर्फ 7 लोगों के साथ रहने की इजाजत मिली। ब्रिटिश सरकार ने 7 लाख रुपए लौटाने से भी मना कर दिया। दामोदर राव के असली पिता की दूसरी पत्नी ने उनको बड़ा किया। 1879 में उनको एक लड़का लक्ष्मण राव हुआ और दामोदर राव के दिन बहुत गरीबी और गुलामी में बीते। वैसे दामोदर राव बहुत अच्छे पेंटर थे और वो हमेशा रानी लक्ष्मीबाई के पेंट करते रहते थे। बहुत सारा पेंटिंग किया है इन्होंने। इसके बाद भी अंग्रेज उन पर कड़ी निगरानी रखते थे। दामोदर राव के साथ उनके छोटे बेटे लक्ष्मण राव को भी इंदौर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। उनके परिवार वाले आज भी इंदौर में झांसी वाले के सरनेम के साथ रहते हैं। रानी का एक सौतेला भाई चिंतामन राव तांबे भी थे। तांबे परिवार इस समय पूना में रहता है। झांसी की रानी के वंशज इंदौर के अलावा कुछ देश के अन्य भागों में रहते हैं। वे अपने नाम के साथ
झांसी वाले लिखा करते हैं। जब दामोदर राव नेवलकर 5 मई 1860 को इंदौर पहुंचे थे, तब इंदौर में रहते हुए उनकी चाची, जो दामोदर राव की असली मां थी, बड़े होने पर दामोदर राव का विवाह करवा देती। लेकिन कुछ महीने बाद दामोदर राव की पहली पत्नी का देहांत हो जाता है। दामोदर राव की दूसरी पत्नी शादी होती है, जिससे लक्ष्मण राव का जन्म होता है। दामोदर राव उदासीन तथा कठिन भरा जिंदगी 28 मई 1906 को इंदौर में ही समाप्त हो जाता है। अगली पीढ़ी में लक्ष्मण राव के बेटे कृष्ण राव और चंद्रकांत राव हुए। कृष्ण राव के 2 पुत्र मनोहर राव, अरुण राव और चंद्रकांत राय के 3 पुत्र अक्षय चंद्रकांत राय, अतुल चंद्रकांत राय और शांति प्रमोद चंद्रकांत राव हुए। दामोदर राव चित्रकार थे। उन्होंने अपनी मां की याद में कई चित्र बनाए, जो झांसी परिवार की अमूल्य धरोहर है। उनके वंशज में लक्ष्मण राव और कृष्ण राव इंदौर के न्यायालय कोर्ट में टाइपिस्ट का कार्य करते थे। अरुण राव मध्य प्रदेश के विद्युत मंडल में बतौर जूनियर इंजीनियर 2002 में सेवानिवृत्त हुए। उनका बेटा योगेश राव सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वंशजों में प्रपौत्र अरुण राव झांसी वाला, उनकी धर्मपत्नी वैशाली और बेटे योगेश और बहू प्रीति धनवंतरी नगर इंदौर में सामान्य नागरिक की तरह मध्यम वर्ग परिवार की जीवन जिंदगी जी रहे। ऐसे अनेक शूरवीरों के सम्राटों को इस अखंड भारत में हमने कभी कोई विदेशी का गुलाम नहीं बना सकता था, बशर्ते अपने ही लोगों ने कायरता न दिखाई होती। दल विशेष के चाटुकारों ने तो सिर्फ परिवार विशेष की गाथा गाई और इन लोगों को तो भुला ही दिया था, जिन्होंने असली लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ। आइए इस सत्य को सभी लोगों को अवगत कराएं। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही वीरों की गाथा को लेकर अगले सप्ताह, वीरों की गाथा में, डिकोडर में। चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।